नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जैतारन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी की वर्णमाला, वो भी शॉर्ट ट्रिक में। 2 मिनट में हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला ट्रिक। इसके अंदर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आप कभी भी कोई भी हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न कभी गलत नहीं करोगे। हम पढ़ेंगे इसमें संवर्त स्वर क्या होता है, अर्ध संवर्त स्वर क्या होता है, विवर्त स्वर क्या होता है, अर्ध विवर्त स्वर क्या होता है, घोष व्यंजन क्या होते हैं, अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं, या घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, और इसके साथ में हम पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, उच्चरित व्यंजन किसे कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान की ट्रिक भी पढ़ेंगे। ट्रिक से हमें वर्णों के उच्चारण स्थान 2 मिनट में याद हो जाएंगे। और ये सभी आपके राजस्थान के सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम, रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आएंगे, बीएसटीसी, पीटीटी सब में। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वर्ण किसको कहते हैं। तो ध्वनि की लघुतम इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका हम कोई टुकड़ा नहीं कर सकते, उसी को वर्ण कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई जगह आपको इसकी अलग अलग संख्या मिलेगी, लेकिन मूल रूप से हिंदी के अंदर 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अर्थात कुल वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, तो मूल रूप से कुल 44 वर्ण है। कहीं आपको इसमें 47 वर्ण या कहीं कहीं पर इसमें 52 वर्ण बता रखे हैं कई किताबों में, लेकिन अब उन वर्णों को हटा दिया है। शुद्ध हिंदी में मूल वर्ण है वो 44 वर्ण हैं। अब वर्णों के वर्गीकरण करते हैं, तो सामान्य तौर पर वर्णों का वर्गीकरण करते हैं तो स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को ऋस्व स्वर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो एक ये है कि ह्रस्व स्वर यह मूल स्वर है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि मूल स्वर कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर होते हैं और ह्रस्व स्वरों से मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं, इसीलिए दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। ये जो हैं ये मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं। इसके साथ में ये याद रखना है कि इनकी संख्या कितनी है, तो वो 4 हैं। संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। बाकी बचे हुए जो स्वर हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। यहाँ अब आप वर्णमाला में याद करोगे तो यहाँ पर 2 वर्ण में स्वर रखे हैं, अंग और अह। हिंदी वर्णमाला में इनको स्वर नहीं माना जाता है, इनको अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है, इसलिए इनको स्वरों से बाहर निकाल दिया है। मूल रूप से स्वरों के अंदर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जिनकी कुल संख्या कितनी है 11। ये याद रखना हमें। 4 तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। इसके बाद में व्यंजन, जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के वर्गीकरण को हम देखें तो मूल रूप से व्यंजन का वर्गीकरण 3 भागों में हो रखा है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। यही व्यंजन के पार्ट्स हैं। स्पर्श व्यंजन के अंदर क वर्ग से लगाकर प वर्ग तक कुल 25 वर्ण व्यंजन हैं और अंतस्थ व्यंजन के अंदर 4 व्यंजन आते हैं, य, र, ल और व। इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन श, 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 ह, ये ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है या निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि य, र, ल और व इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और श और ह इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब हम जब वर्णमाला में सबसे लास्ट में 3 वर्ण आते हैं, वो होते हैं श, त्र, ज्ञ। इनको वर्ण में शामिल नहीं किया गया, इनको व्यंजन में शामिल नहीं किया, क्योंकि ये जो ऊपर जो व्यंजन दे रखे हैं यहाँ पर ये संयुक्त अक्षर हैं, इनको संयुक्त अक्षर कहा जाता है। क्यों इनको व्यंजन नहीं क्यों नहीं कहा जाता है, तो इनको व्यंजन इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये जो ऊपर जो मूल व्यंजन दे रखे हैं स्पर्श व्यंजन, इन्हीं से मिलकर बन रखे हैं ये संयुक्त अक्षर, इसीलिए इनको व्यंजन नहीं कहकर इनका नाम संयुक्त अक्षर है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। श, त्र और ज्ञ इनको व्यंजन में शामिल नहीं किया गया है। ये संयुक्त अक्षर है, ये याद रखने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। वर्णों का वर्गीकरण पर्यतन के आधार पर। तो पर्यतन 2 प्रकार से हैं, अभ्यंतर यानी आंतरिक पर्यतन और बाह्य पर्यतन। सबसे पहले हम देखते हैं
आंतरिक पर्यतन में स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का मूल रूप से 4 प्रकार से वर्गीकरण कर रखा है। इसमें 4 कौन-कौन से आते हैं? तो 4 ये आते हैं। सबसे पहले आता है संवर्त स्वर और अर्धसंवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर और विवर्त स्वर। यह हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। संवर्त स्वर कौन-कौन से होते हैं? तो संवर्त स्वर के अंदर आता है ई, उ, ऊ और री, ये आते हैं संवर्त स्वर के अंदर। अर्धसंवर्त स्वर कौन-कौन से होते हैं? तो अर्धसंवर्त स्वर के अंदर ए और ओ, ये 2 स्वर ही आते हैं। ए और ओ ये होते हैं अर्धसंवर्त स्वर। और अर्धविवर्त स्वर कौन-कौन से होते हैं? तो ए, अ और औ, सॉरी आई, अ और औ, ये होते हैं अर्धविवर्त स्वर। और विवर्त स्वर कौन-कौन से होते हैं? तो विवर्त स्वर में सिर्फ एक ही आता है, आ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवर्त स्वर एक बार वापस देख लो दोस्तों। संवर्त स्वर के अंदर ई, ऊ और एक साथ में री भी है, ये संवर्त स्वर है। कई बार एग्जाम में एक पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवर्त स्वर कौन-कौन से होते हैं? अर्ध संवर्त स्वर कौन-कौन से होते हैं? अर्धविवर्त स्वर कौन-कौन से होते हैं? और विवर्त स्वर कौन-कौन से होते हैं? इन्हीं के आगे स्वरों का और वर्गीकरण कर रखा है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उसमें आते हैं अग्र स्वर कौन-कौन से होते हैं? तो अग्र स्वर के अंदर इनको शामिल कर रखा है। अग्र स्वर के अंदर आते हैं ई, ए और आई, ये अग्र स्वर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में आता है मध्य स्वर कौन-कौन से होते हैं? तो मध्य स्वर के अंदर आता है अ। मध्य स्वर के अंदर सिर्फ एक ही स्वर है और वो है अ। इनके बाद में लेते हैं कि पश्च स्वर कौन-कौन से हैं? तो पश्च स्वर के अंदर आता है ऊ, री, ओ, औ और आ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कौन से स्वर कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर के बाद में इनके आधार एक और वर्गीकरण स्वरों का कर रखा है, उसको बोलते हैं मुंह की आकृति के आधार पर। और वो वर्गीकरण जो कर रखा है वो ये है कि वर्तामुखी स्वर किस किस को कहते हैं? तो वर्तामुखी स्वर में दोस्तों ध्यान रखना, वर्तामुखी स्वर में अ, उ, री, ओ और औ, इन्हीं को शामिल कर रखा है। इन्हीं को इसमें शामिल कर रखा है। ये होते हैं वर्तामुखी स्वर, यानी कि जब बोलते हैं तो मुंह का आकार के आकृति कैसी होती है? वर्ताकार होती है। इसमें कौन-कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें ऊ, री, ओ और औ, ये होते हैं वर्तामुखी स्वर। ये स्वरों का वर्गीकरण है। स्वरों के वर्गीकरण को एक बार हम वापस एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो 4 प्रकार से बांट रखे हैं। संवर्त स्वर ई, ऊ और री होते हैं। उसके बाद में अर्धसंवर्त स्वर ए और ओ होता है। अर्धविवर्त स्वर में आई, अ और ओ होता है। विवर्त स्वर में कौन सा होता है? तो विवर्त स्वर में आ होता है। इसके बाद में व्यंजनों का आंतरिक पर्यतन के आधार पर वर्गीकरण। व्यंजन, आंतरिक रूप से व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण जो आता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर कुल यहाँ पर 20 दे रखा है, कुल 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंदर कुल 25 होते हैं। ये 25 कैसे होते हैं दोस्तों? तो पहले क से लगाकर प वर्ण तक के सभी वर्ण आते हैं। यहाँ 4 वर्ण दे रखे हैं और जो 5वें जो वर्ण है वो नासिकीय वर्ण भी होते हैं। और नासिकीय वर्ण के साथ में ये जो अंतिम जो वर्ण होते हैं ये नासिकीय भी होते हैं और स्पर्श भी होते हैं। तो इनको यदि हम जोड़ें तो 20 प्लस 5 ये जो नासिकीय वर्ण है इनको भी हमें साथ में काउंट करना है। तो ये टोटल कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। हमें इतना से याद रखना, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लगाकर प वर्ग तक के सभी वर्ण होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संघर्षी व्यंजन में श, श और ह, इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन के बाद में स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यहाँ देखो च, छ, ज और ज, ये हैं स्पर्श व्यंजन में भी हैं और संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा जाता है। तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। कौन कौन से? च, छ, ज और ज। इसके बाद में नासिकीय व्यंजन में अभी हमने देखा है, नासिकीय व्यंजन में जो पंचम वर्ण होता है वो क्या होता है? नासिकीय होता है। 5वां वर्ण हमेशा नासिकीय होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है पार्श्विक। तो पार्श्विक के अंदर एक ही वर्ण है, पार्श्विक के अंदर ल जो वर्ण है वो पार्श्विक वर्ण होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है प्रकंपित या लुंठित वर्ण, ये मोस्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वर्ण प्रकंपित वर्ण है? तो र जो है वो प्रकंपित वर्ण है, इसी को लुंठित भी कहा जाता है। निम्न वर्ण में से कौन सा लुंठित वर्ण है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लुंठित वर्ण किसको बोलते हैं? र को बोलते हैं। उसके बाद में जो अगला अपना वर्गीकरण है वह है उत्क्षिप्त। तो उत्क्षिप्त में हम देखते हैं उत्क्षिप्त के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ड और ढ,
ड और ढ ये जो वर्ण है यहाँ पे ये उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। इनको बोलते समय इनको फेंका जाता है तो ये इनको उत्क्षिप्त कहा गया है। इसके बाद में अगला जो वर्गीकरण अपना है वह है संघर्षहीन व्यंजन। तो संघर्षहीन व्यंजन में य और व को शामिल किया गया है। य और व ये संघर्षहीन व्यंजन है। ये हमने जो पढ़ा है ये व्यंजनों का आंतरिक पर्यटन के आधार पर वर्गीकरण था। इसके साथ में वर्णों के वर्गीकरण के आगे कंपन के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ये बाह्य पर्यटन के आधार पर काउंट होते हैं। कंपन के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण कर रखा है उसमें सबसे पहले आते हैं, दो प्रकार से कर रखा है कंपन में कि घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण वह है जिनका उच्चारण करते समय बहुत ज़्यादा कंपन होती है और अघोष वर्ण वह है जिनका उच्चारण करते समय कम कंपन होती है। तो घोष वर्ण के अंदर याद करने का बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का वर्ग कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद करने जैसा है। इसमें सभी स्वर क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। और इसके साथ में य, र, ल, व और एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात है ह एक घोष वर्ण है, ये इसके साथ में काउंट होता है। तो इनको अलग अलग लिखने पर ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण लिख रखे हैं, इनको हमें याद रखना है ये कौन से हैं। तो ये घोष वर्ण है। इसके बाद में जो आते हैं अघोष वर्ण, जिनके उच्चारण में कम कंपन होती हैं उनको अघोष वर्ण कहा जाता है। अघोष वर्ण का एक ही फॉर्मूला है कि जब तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण हो गया तो पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? वो अघोष वर्ण कहलाएगा। इसके साथ में पहले और दूसरे वर्ण के साथ साथ में पीछे बचे हुए श, श और श, इन तीनों को किसमें शामिल किया जाता है? अघोष में शामिल किया जाता है। यहाँ ह का विशेष ध्यान रखना है। हम उच्चारण करते समय श, श, श और ह को इसमें शामिल नहीं लेना है। ह एक घोष व्यंजन है और स, श, श है वह अघोष व्यंजन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात है। उसके बाद में वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कर रखा है श्वास या वायु के आधार पर, यानी कि उनका उच्चारण करते समय जिसमें ज़्यादा श्वास लेनी पड़ती है वो होते हैं महाप्राण और जिसमें कम सांस लेनी पड़ती है वो होते हैं अल्प प्राण। तो वायु के आधार पर दो प्रकार में बांट रखा है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं उसके बहुत ही इजी ट्रिक है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और इसके साथ में सभी स्वर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात है यहाँ पे हमारे लिए कि सभी स्वर क्या होते हैं? वो अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर और य, र, ल और व होते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि पहला, तीसरा, पांचवा क्या है। पहला, तीसरा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का वर्ण है। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और वर्ण ये नीचे लिख रखे हैं जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके बाद में महाप्राण, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और श, श, श और ह। यहाँ पर ध्यान रखना घोष और अघोष में ह है वह स के साथ में नहीं आता है, लेकिन अल्प प्राण महाप्राण में ह जो वर्ण है वह स, स, श के साथ में ही रहता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरे और चौथे वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ये यहाँ पर दे रखे हैं दूसरे और चौथे वर्ण ख, ग, छ, ज, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ, ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। इसी के आगे जो वर्णों का वर्गीकरण है ये तो बाह्य पर्यटन के आधार पर था। अब आता है वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। अब तक हमने देखा था वो सब पर्यटन के आधार पर थे। पहले हमने पढ़े आंतरिक पर्यटन के आधार पर और फिर बाह्य पर्यटन के आधार पर। अब वर्णों का वर्गीकरण आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर में बहुत ही अच्छी ट्रिक दे रखी है। सबसे पहले वो है उच्चारण स्थान में पहली ट्रिक, इसमें बहुत ही अच्छे से ट्रिक दे रखी है शॉर्टकट में ट्रिक आपको जल्दी से याद होने के लिए कि पहला जो है वो है अकुह विसर्जनीयाना कंठ। अकुह विसर्जनीयाना कंठ। अब इसका मतलब क्या होता है? तो अ का अर्थ है अ और आ। कु में जो क है, क का मतलब है पूरा क वर्ग और उसके बाद में जो ह दे रखा है ये ह और विसर्ज का जो अर्थ है वो है विसर्ग। अ, आ, क वर्ग और ह और विसर्ग, ये सब किस में काउंट होते हैं? तो ये होते हैं कंठ में। उच्चारण स्थान इनका क्या है? कंठ है। तो कंठ से कौन कौन उच्चारित होते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक है अकु विसर्जनीयाना कंठ, यानी कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं
तालुवे व्यंजन, तालु से किस किस का उच्चारण होता है? अगला जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? तालु। तो तालु को याद रखने के लिए इसकी ट्रिक है इचुशाना तालु। इचुशाना तालु का अर्थ क्या क्या है? तो ई का अर्थ है ई और ई दोनों ई, च चू जो लिख रखा है उसमें च का मतलब है पूरा च वर्ग। उसके बाद में य दे रखा है तो य का उच्चारण स्थान और श का उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ये हमें याद रखना है कि तालु वर्ण का उच्चारण स्थान, तालुए व्यंजन कौन कौन से हैं? ई, च वर्ग, य और श। इसके बाद में नेक्स्ट जो उच्चारण स्थान हमारे सामने आता है वो है मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन से व्यंजन या वर्ण उच्चारित होते हैं? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है ऋटुषाणा मूर्धा। ऋटुषाणा मूर्धा में री का अर्थ है री, टू का अर्थ है ट वर्ग यानी ट की पूरी लाइन, और र का मतलब र, और स वर्ण। ये सभी किससे उच्चारित होते हैं? तो ये मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। अगला उच्चारण स्थान अपना है दंतः, यानी कि दंत्य व्यंजन कौन कौन से या किन कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, ये हम देखेंगे। दंत में दंत की जो शॉर्ट ट्रिक है वो है लितुलसाना दंत। लितुलसाना दंत के अंदर ये आता है जो री है, ल के नीचे री की मात्रा, ये भी इसका भी उच्चारण स्थान दंत्य है। त वर्ग, त की पूरी लाइन का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत्य होगा। ल का उच्चारण स्थान दंत्य है और श का उच्चारण स्थान भी दंत्य है। तो ये स का भी वर्गीकरण है कि इस स को क्या बोलते हैं? दंत्य श बोलते हैं, और इस स को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य श बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो उच्चारण स्थान है वो है औष्ठव्य या ओष्ठो। तो ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन, ओष्ठो का मतलब है ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है उपपद मान्याना ओष्ठ। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें ऊ का अर्थ है ऊ और दीर्घ ऊ, दोनों ऊ। प का मतलब है पूरा प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ्य है। ये शॉर्ट ट्रिक से बहुत इजीली याद हो जाते हैं हमें। उसके बाद में अगली जो शॉर्ट ट्रिक है वो बहुत ही ईजी हमें याद रखना है कि नासिक के उच्चारण स्थान। अगला उच्चारण स्थान कौन सा है? तो नासिक है। नासिक के किस बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है कि पंचम वर्ण नासिक के, जो पांचवा वर्ण होता है, पांचवा वर्ण किसका? तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। अगला हमें दे रखा है कंठ तालु। अगला अपना उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालु। कंठ तालु से कौन कौन से उच्चारित होते हैं? तो ए और आई का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है याद रखने की? तो इसको हमें ऐसा याद रखना है हमें एद तो कंठ तालु, एद तो कंठ तालु। एद तो का अर्थ है ए और आई, और इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। उसके बाद में अगला है कंठोष्टम, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बना है कंठोष्टम। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ओ, इनको याद करने की ट्रिक क्या है हमारे पास? तो ओद तो कंठोष्टम, ये हमें लाइन याद रखनी पड़ेगी। ओद तो कंठोष्टम, ओदतो का मतलब है ओ और औ, और इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्टम, इनका उच्चारण स्थान हो गया। अगला अपना उच्चारण स्थान है दंतोष्ट। कि दंतोष्ट के अंदर कौन सा वर्ण आता है? तो एक ही वर्ण है, वह है वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ट, और इसकी पूरी ट्रिक क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य का मतलब है व, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठम है। एक अगला है जिह्वा मूलक वर्ण। जिह्वा मूलक वर्ण में दो ही वर्ण आते हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है। ये देखो यहाँ पे इनके नीचे क्या लग रखा है? नुक्ता लग रखा है। तो जिनके नीचे नुक्ता लग रखा होता है उनको बोलते हैं जिह्वा मूलक वर्ण। ये वर्णों का पूर्ण रूप से वर्गीकरण है। इनके बाहर कोई भी आपके कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।